हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन कुमार शुक्ला और साइंस की इस सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैनल का नाम गोल रेलवे है दोस्तों। ऐसा मुझसे कहा गया है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप लोग लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं हम अपना विषय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसा मैंने फ्रंट डायग्राम बना रखा है, तो आप देखिए यहाँ से कि आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में काम क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से एंटर होगी। ठीक है, ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू एंटर होती है और लंग्स तक पहुँच के ये ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने विषय को। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप से होता है। तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दोस्तों, हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका फाइनल मोटिव क्या होता है रेस्पिरेशन का, कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और एनर्जी फिर कहाँ स्टोर हो जाएगी दोस्तों, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन किस फॉर्म में, एटीपी या एडीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है मैं बता दूं आपको। एटीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसाइन, ठीक है, टी से ट्राई एंड पी से फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी की एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो ये करेंसी सेल है, सपोज कि ये एडीपी है। ठीक है, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और जब हमें ये एनर्जी लेनी होगी तो एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल आके इस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी उतने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आके हमें एनर्जी करेंसी सेल्स दे देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका एडीपी की फॉर्मेशन होती है, एडीपी की। ठीक है दोस्तों, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके उसको एनर्जी सेल बना दे देता है। ठीक है, ओके। तो हम सोच के देखते हैं कि अगर एटीपी ही हमारी बॉडी के अंदर सारा का सारा प्रेजेंट हो तो हमें सारी की सारी एनर्जी तो उसी टाइम मिल जाएगी। लेकिन सारी की सारी एनर्जी का आपको उस टाइम यूज़ नहीं है, इसलिए बॉडी आपकी एनर्जी को एडीपी की फॉर्म में स्टोर करती है और एटीपी की फॉर्म में वो लेती है। ठीक है, जब एनर्जी चाहिए हो तो एटीपी में कन्वर्ट कर देती है एडीपी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि आपकी रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सपोज ये आपका नोज़ है। ठीक है, आप क्या करते हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनहेल। सिमिलर टाइम पे आप अंदर से गैसेस को भी एक्सहेल कर रहे हैं, एक एयर बाहर भी छोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सटर्नली आप किससे रिस्पायर कर रहे हैं, आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, इनटेक या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अच्छा, सिंपली जो है, सिंपली हम ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ नहीं करते। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखते हैं हम आगे वीडियो में कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उससे पहले हम देख लें तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑर्गन है नोज़, और ये सारा पार्ट्स जो है वो इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में हमारी फंक्शन कर रहा है। देखिए, सबसे पहला पार्ट है इसमें नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स और फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी एयर को अंदर ले जाते टाइम, सपोज ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें डस्ट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके जो म्यूकस है और जो फाइन हेयर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है आपके। ठीक है, ये एयर को और डस्ट पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वही आपके नोस्ट्रिल्स में म्यूकस ग्लैंड के थ्रू जो म्यूकस सिक्रेट होता है, ठीक है, वो म्यूकस क्या करेगा, आपके डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक जाएगा और आपके डस्ट पार्टिकल्स को नोज तक ही रख देगा। ठीक है, फिर जो फाइन एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपके इस नेजल कैविटी से होते होते फिर आपके कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे लंग्स तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये नोस्ट्रिल दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, ये ओलोफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं दोस्तों। जैसे हम नाक के थ्रू कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो उस स्मेल करने में ये ओलोफैक्टरी रिसेप्टर जो है वो काम आता है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैं बता दूं आपको कि हम प्रत्येक मिनट, हर एक मिनट हम आधा लीटर ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एवरी मिनट नहीं है, एवरी इनहेल में हम क्या करते हैं, एवरी इनहेल में हर बार सांस लेते टाइम हम क्या करते हैं, आधा लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं एक सांस में। ठीक है दोस्तों, तो सांस लेने का प्रोसेस ये कितनी बार करते हैं पर मिनट, एक एवरेज ह्यूमन जो है वो 15 to 18 टाइम्स आपके क्या करता है, ब्रीथ करता है। एक एवरेज ह्यूमन 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करता है वो। ठीक है, तो इसी क्रम में सारे दिन में जो ब्रीथिंग जो रेट है वो आपकी कितनी होती है, लगभग 21,600, 21,600 टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब हम इतने टाइम्स हम ब्रीथ कर रहे हैं और हर एक ब्रीथ में
हाफ लीटर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि फिर इसका आधा कर दें हम, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,800, यानी इतने लीटर ऑक्सीजन हम एक दिन में ले रहे हैं। 10,800 लीटर ऑक्सीजन हम एक टाइम में एक दिन में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे आपको। देखिए एक से देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कि वी नॉट ओनली ब्रेथ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम हवा में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हमारे नाक में इतने बढ़िया फिल्टर नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ले लें, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, एयर जिस रेशो में होता है, जैसे आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तो हम वो लेते हैं। 21% ऑक्सीजन होता है, तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो 21% ऑफ ऑक्सीजन ही लेते हैं, और फर्दर जो बाकी की रेस्ट ऑफ गैसेस बच गई हैं वो भी उसी रेशो में जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि एयर जिस अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसी एटमॉस्फेयर की जो प्रेजेंस है उसी रेशो में जो है वो हम इनहेल करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर एक्सेलेशन में क्या होता है, तो एक्सेलेशन में भी हम क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और जैसे रेस्ट ऑफ गैसेस अंदर गई थी वैसे बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग जानने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वी इनटेक 21% ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, 21% ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 17% ऑक्सीजन हम छोड़ भी रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा था कि क्या आप सांस छोड़ते टाइम ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ते हैं। तो आपके 21% ऑक्सीजन में से 4% ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और 17% जो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो हम एक्सेल भी कर देते हैं, ठीक है, ओके। और नीचे क्या लिखा है मैंने, 78% जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ हम रिलीज कर देते हैं एयर में, ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ देखिए आते हैं हम अपने मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे, जिसको हमें पढ़ना है, जो इसको हमें जिस डायग्राम को समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या अभी मैंने बताया था, म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड और ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और फाइन हेयर्स होते हैं जो आपके एयर को फिल्टर कर देते हैं। एयर को फिल्टर करने का मतलब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को रोक लिया जाएगा। देन आफ्टर आपका जो एयर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो एयर इस कैविटी में, इस कॉमन डक्ट में आ जाएगा दोस्तों। इस कॉमन डक्ट में आप देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो फेरेंक्स और एक लैरिंक्स। तो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सर फेरेंक्स क्या है और लैरिंक्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेरेंक्स क्या है और लैरिंक्स क्या है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप इसको समझ गए तो फिर आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि फेरेंक्स और लैरिंक्स क्या है। देखिए लैरिंक्स वो पाइप होती है जो लंग्स तक जा रही है, ठीक है, एल से लंग्स, एल से लैरिंक्स, ठीक है। तो जो पाइप लंग्स तक जा रही है दैट इज लैरिंक्स, और जो पाइप यहाँ फेरेंक्स यानी एफ की साउंड आ रही है दोस्तों, फेरेंक्स यानी एफ की साउंड आ रही है, तो जो पाइप फूड कैरी कर रही है दैट इज फेरेंक्स, जो पाइप लंग्स तक जा रही है दैट इज लैरिंक्स, ठीक है, इजी, ओके, ठीक है। तो हमारा जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी कहाँ तक आ गए हैं, वो अभी लैरिंक्स के पास आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, लैरिंक्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और चीज़ देखी थी हमने कि फेरेंक्स और लैरिंक्स ये म्यूचुअल कॉमन पाइप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक एपिग्लोटिस, एक फ्लैप होता था जो आपके फूड के एंटर करने पे विंड पाइप को क्लोज कर देता था, और आपके जब फूड नहीं आता था तो फूड पाइप को क्लोज कर देता था, ठीक है। तो कभी विंड पाइप को क्लोज कर देता था, कभी फूड पाइप को। तो एपिग्लोटिस का यही काम रहता है दोस्तों, वो एक फ्लैप की तरह काम करता है। तो अभी यहाँ पे हमारा फूड पाइप क्लोज है दोस्तों, ठीक है। तो फेरेंक्स के थ्रू जो एयर है वो हमारी कहाँ एंटर कर जाएगी, ट्रेचिया में। ट्रेचिया में एंटर करके ये आप जो लंबी सी मोटी सी पाइप देख रहे हैं, ये वाली पाइप, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका ट्रेचिया है। ये जो कॉमन पाइप आ रही है ये क्या है, ट्रेचिया, ओके। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ से डिवाइडेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, पेन का कलर, ताकि आपको इजीली दिख पाए, रुकिए, हाँ देखिए, तो यहाँ से इस ट्रेचिया से होते हुए ये दो पाइप्स में मेन डिवाइड हो गई ये एयर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एयर जो इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये दो मेन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचेस, ठीक है। अब मैंने ब्रांच क्यों बोला, इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। देखिए पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचेस, ठीक है दोस्तों। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे ब्रोंकाइज, ठीक है। ब्रोंचेस बोलते हैं सिंगुलर में और ब्रोंकाइज बोल देते हैं हम प्लूरल वे में, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंकाइज है ये आप फर्दर दिखाई दे रहा होगा आपको, सेमी ब्रांचेस में ये जो है फिर से फर्दर जो है कन्वर्ट हो रही हैं सेमी ब्रांचेस में, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ब्रोंचियोल्स, ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंचियोल्स, ठीक है। और ये जो ब्रोंचियोल्स हैं मैं आपको फर्दर स्लाइड में दिखाऊंगा कि ये ब्रोंचियोल्स जो हैं वो आपके लास्ट पार्ट में जाके उसको एयर को आपका सारा ऑक्सीजन को आपको दे रही है। वो लास्ट पार्ट क्या होता है दोस्तों, ये एल्वलीज है। एल्वलीज एक्चुअली में क्या होता है, ये गुब्बारे जैसे शेप के जो हैं वो स्लैग्स होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, गुब्बारे जैसे शेप के ऑर्गन होते हैं, जिसमें क्या होती है जब एयर जाती है तो ये पंप होने की वजह से फूल जाते हैं, फिर हाई प्रेशर होने की वजह से ये सारे एयर के पार्टिकल्स को ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नीचे में ये आपको इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में है तो वो है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इतना ज़रूरी क्यों होता है दोस्तों? देखिए, आप लंग्स के प्रेशर से एयर तो सक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होगी जो आपके एयर को फिर से धक्का दे के बाहर निकालेगी? ठीक है दोस्तों, आपने ये भी तो ध्यान करना है कि आपने एयर तो इनटेक कर ली, आपने प्रेशर कम करके एयर तो इनटेक कर ली, लेकिन एयर को बाहर भी तो निकालना है, उसके लिए भी तो बॉडी प्रेशर बनाएगी। तो ये डायफ्राम बट यहाँ पे काम आता है। देखिए, ये जो डायफ्राम है वो वहाँ पे क्या करता है, वो अपनी शेप को फ्लैट कर लेता है। तो जैसे ही अपनी शेप को फ्लैट कर लेगा, ये लंग्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाएंगे, ये लंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारी की सारी गैस जो है वो हम बाहर रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे ये डायफ्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आपने देखा होगा कई बार खेलते खेलते चोट लग जाती है और बॉल जो है या कुछ चीज़ जो है वो डायफ्राम पे लग जाती है और हमें बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो दर्द किस वजह से होता है दोस्तों? ये जो डायफ्राम देख रहे हैं हम, ये मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसकी शेप बदल जाती है जब यहाँ पे कुछ चीज़ हिट होती है, तो इसकी शेप बदल जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। एक्चुअली ये डायफ्राम जो है हमें सांस छोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सांस छोड़ने में हमें बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से यहाँ पे ये दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैंने क्यों बोला था दोस्तों ब्रांच? तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, आप ध्यान से देखिए बड़े, ये जो डायग्राम है ये एक इन्वर्टेड ट्री की तरह डायग्राम है। ठीक है, जिसमें आपकी ये मेन ब्रांच हो गई, फिर आपकी ये सब ब्रांच हो गई, और फिर आगे छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकली हुई है। तो आप देखिए डायग्राम में ये आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका इन्वर्टेड ट्री की तरह एक डायग्राम है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बोला था ब्रांच, तो ये दो ब्रांच है, मेन ब्रांच, इसी में ये चीज़ डिवाइड हो रही थी, और ये फर्दर सब ब्रांचेज में डिवाइड हो रही थी, जिसको हम ब्रोंचियल्स बोले थे। ठीक है, तो आगे से आप क्या समझेंगे कि जो आपकी मेन ब्रांच है उसको आप बोलेंगे ब्रोंकाइज। ठीक है, और जो सब मेन ब्रांच है उसको आप क्या बोलेंगे, ब्रोंचियोल्स, विच फर्दर एंड्स अप टू और एल्वोली। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि एयर जो है वो कैसे अंदर आई, कहाँ कहाँ गई, और ब्लड में कैसे ट्रांसफ्यूज हुई। तो आपका एयर जो था वो आपके नोस्ट्रिल्स के माध्यम से अंदर आ रही थी। ठीक है, ट्रेचिया के अंदर एंटर कर रही थी, और ट्रेचिया जो होता है वो आपका वो मेन विंड पाइप कहलाता है दोस्तों। ट्रेचिया जो है वो मेन विंड पाइप कहलाता है। और जो आपका ट्रेचिया है, मैं एक स्लाइड लेके आपको बता दूं कि ट्रेचिया क्या है। देखिए, स्लाइड लेके बताता हूँ। जो ट्रेचिया है दोस्तों वो इस टाइप से होता है, इसके ऊपर इस टाइप से ऐसे ऐसे ये रिंग्स बने होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स एक्चुअली में सी शेप के होते हैं दोस्तों, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के। तो एक्चुअली में ये आपका जो सी शेप के कार्टिलेज हैं, ये क्यों लगे हुए हैं? ये इसलिए लगे हुए हैं दोस्तों कि जो आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है, ये इसलिए लगे हुए हैं ताकि आपका जो ट्रेचिया मस्कुलर ऑर्गन है ये कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, एयर के अंदर जाने और बाहर जाने से ये कोलैप्स भी कर सकता है। तो आपका कोलैप्स ना कर जाए, किसी मोमेंट पे ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो सांस है वो ब्लॉक हो जाए, तो इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखते हैं ट्रेचिया की। ठीक है, तो बहुत ईजी है आपका डायग्राम कि नेजल कैविटी से एयर एंटर कर रही है, ठीक है, लैरिंग्स में जाके फिर वो विंड पाइप के थ्रू आपके ट्रेचिया में आ गई, और ट्रेचिया से फिर ब्रांचेस ब्रोंचाइज में डिवाइड हो गए, और ब्रोंचाइज फर्दर जो है ब्रोंचियोल्स, छोटे छोटे ब्रोंचियोल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, और ब्रोंचियोल्स फिर आगे गुब्बारे टाइप के शेप में जो एल्वली होता है आपका, ठीक है, उसमें जाके डिवाइड हो गया। एल्वली भी मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखिए एल्वली किस टाइप से आपको दिखाई देगा। देखिए, जैसे कि आपका ये ब्रोंचाइज आए थे, ठीक है, ये फिर छोटे छोटे सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, और ये गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये गुब्बारे टाइप के स्ट्रक्चर है। एयर के आने से ये फूल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, और जैसे ही एयर में से इसमें से निकल जाती है दोस्तों, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इन्वर्टेड ट्री की तरह ये डायग्राम था हमारा, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन जो आपको समझना है कि एयर जो अंदर आ रही है उसका काम क्या है, उसने क्या करना है आपकी बॉडी में जाकर। ठीक है, तो मेन जो आपका रेस्पिरेशन है उससे आपको एनर्जी लेनी है, मतलब फूड जो है, फूड से आपने ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है, एनर्जी बनानी है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है कि एनर्जी जो है आपके रेस्पिरेशन से निकलेगी, और किस फॉर्म में निकलेगी, एटीपी की फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हम एयर अंदर ले जा रहे हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ, या कह लो कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड के साथ जो न्यूट्रिएंट्स बने थे उनके साथ ये मिक्सअप होगा, और क्या रिलीज करेगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, वो आपके 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मैं आपको बता दूं। देखिए, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, जो हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
चलिए देखिए, तो एनर्जी अगर हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है। तो ग्लूकोज का कैसे कैसे डिसोसिएशन होगा, वो ऑक्सीजन के माध्यम से होगा। ऑक्सीजन जो है वो हमारा ग्लूकोज के साथ मिलेगा, जो भी हमने फूड खाया उससे ग्लूकोज बना लिया है, तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलेगा और आपका एनर्जी सेल बनाएगा। वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे कैसे बनाएगा। देखिए, तो एनर्जी जो बना रहा है दोस्तों, वो आपकी दो रिएक्शन से बनाएगा, ठीक है। एक एरोबिक रिएक्शन होती है और एक एनारोबिक रिएक्शन होती है। तो हम एरोबिक रिएक्शन और एनारोबिक रिएक्शन समझ ले क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, जहाँ फुल ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एरोबिक रिएक्शन। और जहाँ पे जिस रिएक्शंस में आपकी ऑक्सीजन काम नहीं करती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें क्या बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो C6H12O6 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ दोस्तों रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, ये आपका बना देता है C3H6O6 के दो मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप क्या बना रहे हैं, C6H12O6 जो है वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बना दिया उसने, दो मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल, ग्लूकोज को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करके, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखिए ये O3 बनाएगा। तो आप बिल्कुल आप देखिए कि आप अगर ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जस्ट हाफ कर दें, तो आपका ये मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, C3H6O3, ये आप जस्ट ग्लूकोज का हाफ कर दें, नंबर्स हाफ कर दें, तो आपको ये बना हुआ दिखाई देगा। तो ये कब बनता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो नया मॉलिक्यूल बन के आ गया, इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम हम देंगे दोस्तों पायरुवेट, ठीक है, ये पायरुवेट इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नया मॉलिक्यूल निकल के आया रेस्पिरेशन के थ्रू, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हुई तो ये क्या निकल के आया है, पायरुवेट बन के आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पायरुवेट यहाँ से बन गया, ठीक है। तो पायरुवेट का आगे क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है ये आपका ब्रेक डाउन तो हो गया, लेकिन इस पायरुवेट का होगा क्या, ठीक है। मैं ब्लैंक स्लाइड पे ले जाके समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ कि पायरुवेट का क्या होगा। ये जो पायरुवेट बना है दोस्तों C3H6O3, क्या ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या होगा कि फर्दर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, अब आपका एनर्जी बनने की पहली प्रोसेस स्टार्ट हो गई। देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ से अब जो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP, ठीक है दोस्तों। ये ATP बना रहा है, आप देखिए ये क्या बना रहा है, ATP। और यहाँ से जो ATP निकल रहे हैं, मैंने आपको क्या बताए थे कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, वो 38 ATP रिलीज करता है, 38 ATP, यानी यहाँ पे ये ग्लूकोज का आधा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 19 ATP रिलीज करेगा, 19 ATP, ठीक है, ओके। तो मेन जो आपका प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट है वो मैं लिख देता हूँ, आपकी रिएक्शन तो आप समझ ही गए, जो मेन कंपोनेंट है मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP, ये आपके मेन प्रोडक्ट थे एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये थ्रू रेस्पिरेशन हम बाहर छोड़ देते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू ये हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी बनी है दोस्तों ATP या ADP की फॉर्म में हम बोल रहे हैं, ये आपके जाके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है और जब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे हम उतनी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है दोस्तों, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, ठीक है। एक कि एनारोबिक रिएक्शन में आपकी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी, बिल्कुल भी जो है वो ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, जिसमें आपकी ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो क्या बनेगा, और जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो सेम यही पायरुवेट C3H6O3 ये आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तो नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो आपका विदाउट ऑक्सीजन जो है ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा इथेनॉल दोस्तों। ये क्या बनाएगा, इथेनॉल। मैं अभी आपको नाम लिख रहा हूँ, फिर फॉर्मूला भी लिख दूंगा। तो इथेनॉल बना रहा है दोस्तों, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका एनर्जी बनाएगा, ठीक है। एनर्जी यानी वही ATP बनाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इथेनॉल का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इथेनॉल क्या होता है। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये बनाता है दोस्तों, ठीक है। और आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है और ATP भी निकल रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी, वहाँ पे ये पायरुवेट क्या कर गए, ये फर्मेंटाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्मेंटाइज हो गया, ये जो पायरुवेट बना है आपका फर्मेंटाइज हो गया और क्या बन गया, इथेनॉल बन गया।
ये एक बेसिकली ये अल्कोहल है दोस्तों, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ये रिएक्शन भी होती है, जैसे आपको कई बार खाने के बाद नींद आ जाती है, तो उस केस में आपको क्या रिएक्शन चल रही होती है आपकी, अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आप देखते हैं कि आपको नींद आ जाती है, तो उसमें क्यों क्या होता है ऐसा कि आपको फुल ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उस टाइम पे, ठीक है। तो ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हो पाता, उस केस में इथेनॉल बनता है बॉडी में और आपको नींद आ जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था कि सेम यही जो पायरुवेट है, अभी ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी आपको, अभी यहाँ पे कुछ अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिलती है दोस्तों, अगर इसको कुछ अमाउंट में, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी, कुछ अमाउंट में मिलेगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो स्टोर पायरुवेट है ये बॉडी में क्या रिलीज़ करेगा, ये बॉडी में रिलीज़ करेगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। क्या रिलीज़ करेगा, लैक्टिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें लैक्टिक एसिड को समझना कि व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड दोस्तों, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, यही वो एसिड होता है जो आपके बॉडी में पेन करता है, ठीक है। आपके मसल्स में क्रैम्प आता है, आप दौड़ते हुए आपके घुटनों में दर्द होता है, या आपको कोई काम करने के बाद आपके मसल्स में जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लैक्टिक एसिड करता क्या है और ये आता कैसे, बॉडी में बनता कैसे है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो खुले में नहीं कर रहे, अगर वो फ्रेश ऑक्सीजन में नहीं कर रहे, जहाँ प्रॉपर एयर की जो है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन वाला एरिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आपका पायरुवेट है वो कुछ ही ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो पाएगा, ठीक है। यानी सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो आपका लेस ऑक्सीजन के साथ वो मर्ज होगा। लेस ऑक्सीजन के साथ जो मर्ज होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, C3H7O3, इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी एक तरह का एसिड है, ठीक है। यही एसिड हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये एसिड हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा और वही क्या करेगा, वो मसल्स में बाहर नहीं निकल पाएगा, मसल्स में जाके फंस जाएगा, मसल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही हमारी मसल्स में पेन का काम करता है दोस्तों एक्चुअली में, ठीक है। और अगर यही एसिड बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उसको हम बोल देते हैं पसीना, ठीक है, यानी स्वेट। तो पसीना बाहर निकल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर यही पसीना बॉडी के अंदर अगर फंसता है, यही एसिड जो है वो अगर बॉडी के अंदर फंस जाता है तो फिर वो आपके क्रैम्प्स का कारण बनता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या समझ लिया यहाँ से, मैं फर्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। हमने स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में क्या था हमारा, रेस्पिरेशन क्या है, ये हमने समझा कि रेस्पिरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसका मेन मोटिव क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी देना, एटीपी और एडीपी की फॉर्म में। फिर हमने देखा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ब्रीदिंग एक्चुअली में हम 1 मिनट में कितनी बार करते हैं, 15 से 16 बार करते हैं। और उसमें मैंने क्या बताया था, 15 से 16 बार में हर एक सांस में हम आधा लीटर ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या था, इंटरनल रेस्पिरेशन में आपकी कई सारी रिएक्शंस थी, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन हमने जानी, ठीक है। तो आपके बॉडी में जैसे ही ब्लड में जब ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन अब क्या करेगा, फूड के साथ मिलकर उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है दोस्तों हमारी, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में या डिसोसिएट करने में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि नोज़ में से कैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, 21%, ठीक है, 21% जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है, ठीक है। और बाहर कितनी आ रही है, 17%। तो जो 4% जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नोज़ का डायग्राम देखा था, नोज़ में क्या क्या था, आपके नेजल कैविटी जो ऑक्सीजन को इंटेक कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली बाहर छोड़ रही है, ठीक है, ओके। फिर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे कुछ दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे कि एक सांस में आधा लीटर ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और सारे दिन में हम 8 से 10,000 8 to 10,000 लीटर 8 to 10,000 किलो लीटर आपकी क्या करते हैं हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या देखा था, वही चीज़ है सारी चीज़ कि मैंने आपको बताया कि 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 17% ऑक्सीजन हम साथ के साथ बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। और 78% नाइट्रोजन भी एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैंने ये एल्वोली का डायग्राम बना रखा है आपको, ठीक है। एल्वोली का डायग्राम, एल्वोली आपकी क्या करती है, एयर को लेके फूल जाती है, फिर उसके अंदर प्रेशर हाई होता है, तो हाई प्रेशर के कारण वो सारा का सारा एयर जो है वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ कर देती है और वहाँ से फिर लो प्रेशर में आके सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी सक कर लेती है और डायफ्राम उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है आपका, डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि नेजल कैविटी के थ्रू हम एयर इनटेक कर रहे हैं। फिर फेरिंक्स जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग है, वो फिर एयर को कहाँ भेज देगा, ट्रेचिया में। ट्रेचिया, ये मेन पाइप जो है वो ट्रेचिया है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कवर होती है, ठीक है। इसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो इसको क्लैप्स नहीं होने देती, ठीक है। उसको हम हाइमन कार्टिलेज भी बोलते हैं दोस्तों, इसका एक अनदर नेम है हाइमन कार्टिलेज। इस सी शेप कार्टिलेज को, ठीक है, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं उसका नाम हाइमन कार्टिलेज भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेचिया फिर फर्दर कहाँ जा रहा है, ट्रेचिया आगे फिर से डिवाइड हो गया ब्रांचेस में, ये मेन ब्रांचेस में। मैं आपको इन्वर्टेड डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेन ब्रांच में ये 2 डिवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद एल्वोलीज जो है उसमें ये जाके एंड अप होते हैं, ये जो मेन ब्रांचेस हैं फिर सब ब्रांचेस से होते हुए आपके एल्वोली में चला जाएगा। एल्वोली मैंने आपको पीछे समझा दिया कि बैलून बैग्स होते हैं, ठीक है, जो एयर को जो है वो हाई प्रेशर में
हाई प्रेशर से ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके फर्दर छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायफ्राम जो है, डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो आपके एयर को बाहर छोड़ने में हेल्प कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर हमने देखा था कि जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी बना रहा है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना रहा है। ठीक है, ओके। और जिसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 38 मॉलिक्यूल एटीपी जो है उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है, 2 करेंसी सेल्स जो हैं वो आपके फर्दर उसी रिएक्शन को दोबारा परफॉर्म करने में यूज़ हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में एक ग्लूकोज से जो प्रॉपर एनर्जी मिल रही है वो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की फॉर्म में मिल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हमने समझा था एरोबिक रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी कहाँ चली जाएगी, एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन में क्या था, एनारोबिक रिएक्शन में 2 रिएक्शन होती हैं दोस्तों, एक तो फुल ऑफ जो है एब्सेंस, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वो जो है रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एक तो रिएक्शन में बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, एक में लेस अमाउंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या बनता था, उस केस में जो आपका पहला केस था उसमें हमारा बनेगा एल्कोहल जिसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें भी रिलीज होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके जो सेकंड केस था उसमें हमने क्या देखा था कि जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है दोस्तों, अगर ये बॉडी से बाहर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर रह गया तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स का कारण बनेगा, आपकी मसल्स में ये दर्द शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यही तक था हमारा ये टॉपिक। ठीक है, आई होप इससे रिलेटेड सारी जुड़ी हुई बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा रह गया होगा जो आपको इसमें समझ ना आया हो या कुछ ऐड अप करना हो, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, हम फर्दर वीडियो में सेकंड पार्ट बना के इसको फर्दर पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं शायद इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है गोल रेलवेज। ठीक है, बाकी आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए धन्यवाद।